हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये वीडियो लेकर के आए हैं, वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम खुद प्रैक्टिस कर रहे थे लिख लिख करके, और बढ़िया से हमने लिखा था तो सोचा कि ये कंटेंट बढ़िया है तो क्यों नहीं बच्चों को भी दे दिया जाए। तो हमने क्या किया कि इसको बढ़िया से लिखा है और वो लिख करके सुप्रीम कोर्ट पूरा इस वीडियो में पूरा सुप्रीम कोर्ट आपका जो है कवर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मतलब पीटी पर्पस के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम में जितने भी आपका सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है वो पूरा इसमें है, इतिहास से लेकर के अंत तक ये सारा इसमें लिखा गया है। तो इस वीडियो में आप देख करके और जितने भी देर का ये वीडियो बनेगा उसको कई बार देख करके आप सुप्रीम कोर्ट से जो क्वेश्चन आपका गलती होता था उसको आप पूरी तरह से सुधार सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो इसने यहाँ पर हमने लिखा है, और इस लिखे हुए को अब आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, और आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अंत तक देखना है। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है ही। और साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनको कभी ना कभी कोर्ट का चक्कर तो लग ही जाता है। तो जब कोर्ट का चक्कर लग जाता है तो भाई कोर्ट का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, कोर्ट की जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। जब आप कोर्ट की जानकारी रखेंगे तो आपको जब कभी भी कोर्ट वोट की जरूरत पड़ेगा, कोर्ट में जब जाने की जरूरत पड़ेगा तो आप इन चीजों से अवगत रहेंगे, तो आप अपने लिए बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बने रहिए चैनल में, और नए चैनल में है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यही हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हम आपको मेहनत करके जो देते हैं आप उसके बदले में लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो इस तरह के मिले। तो हम चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि किस किस चीज को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात हमने देखा है एससी, जहां जहां आपको एससी लिखा हुआ मिलेगा समझ जाना कि ये सुप्रीम कोर्ट है। क्यों? क्योंकि हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम बड़े बड़े लिखेंगे तो ये इसमें आ नहीं पाता, इसलिए हमने पूरा इसको कवर किया है। सबसे पहली बात हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे इस वीडियो में, तो हम इसमें शामिल करेंगे कि ये इसका इतिहास क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है, हम उस इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिर कौन कौन से अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, हम उसमें बात करेंगे। उसके बाद नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्तियां होती है उनको कौन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संख्या, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जज की संख्या होती है वो कितना होता है, कौन निर्धारित करता है, कौन नियुक्त करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। फिर आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को जब हमें हटाना होगा तो हमें महाभियोग जैसे प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, तो वो हम उस पर बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे। तो ये लमसम हमारा जो है टॉपिक है ऑल ओवर, और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हम आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं और हम इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो किसी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि जो न्याय विधि का अंतिम पायदान, मतलब जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आपकी सुनवाई हो सकती है, वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहली बात जब इसकी स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना सबसे पहली बार बंगाल में किया गया था, कोलकाता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था, और कलकत्ता में स्थापित करने के बाद उस टाइम में इसके 4 जज थे। कितने जज थे टोटल? इसमें 4 जज थे, और 4 जज में से जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से स्थापना हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और 4 जज थे। एलिजा एम्पी उसके मुख्य, एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1935 बोलते हैं, वहां से 1935 से इसको फेडरल कोर्ट बोला गया। कौन सा कोर्ट बोला गया? फेडरल कोर्ट। जब आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी फेडरल कोर्ट पूछेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था फेडरल कोर्ट, तो ये हमारा फेडरल कोर्ट है। ठीक है, और सबसे पहली बात जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट चलता कहां था? आप सभी लोगों ने विलियम फोर्ट का नाम सुना होगा। जो कलकत्ता में विलियम फोर्ट है, उसी विलियम फोर्ट में हमारा सुप्रीम कोर्ट लगता था।
और फिर इसकी दिल्ली में जो स्थापना होती है वो 28 जनवरी 1950 को होती है। और 28 जनवरी 1950 के बाद फिर इसको बाद में अभी जो वर्तमान की बिल्डिंग है, वर्तमान की जो भवन है, उस भवन में इसको 1958 में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। उससे पहले जब इसको 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में किया गया था, तो इसकी जो बेंचें बैठती थी वो संसद भवन में बैठते थे। तो ये आपको याद रखना है, संसद भवन में इसका बेंच बैठते थे। ठीक है, तो 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में संसद भवन से यह संचालित हो रहा था। उसके बाद वर्तमान भवन में क्या है, 1958 में वर्तमान भवन में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसकी बात थी। सबसे पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये आता कहां पर है, तो ये हमारे भाग 4, हमारे जो संविधान के जो 22 भाग है उन भागों में से ये भाग 4 में लाई करता है। कौन से भाग में लाई करता है, भाग 4 में, इसको आपको ध्यान रखना है। और भाग 4 में और कौन है, भाग 4 में प्रेसिडेंट भी है। भाग 4 से और संबंधित कौन सा, आप जोड़ करके याद कर सकते हैं। भाग 4 में सुप्रीम कोर्ट, भाग 4 में प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी हमारा क्या है, भाग 4 में है। तो हम इस पे ये बात कर सकते हैं। और हम बात क्या कर सकते हैं कि जो कार्यकाल है, कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो कार्यकाल संविधान में ऐसा कोई वर्णित नहीं है, निर्धारित नहीं है कि कितने वर्ष का होगा, लेकिन अधिकतम उम्र जरूर निर्धारित है। अधिकतम उम्र जो मुख्य न्यायाधीश का होगा और जो अन्य न्यायाधीश का होगा वो कितना होगा, वो 65 वर्ष होगा। मतलब 65 वर्ष के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 की, तो अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 के तहत ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, मतलब कि एक देश में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्टिकल 124 में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री, एक कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये हमारे भारत के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद हम और आते हैं हम यहां पर देखते हैं वर्तमान में इसका क्या कंडीशन है, इसका सुप्रीम कोर्ट में इनके जो जज है वो कितना है। तो हमने यहां पर लिखा हुआ है, हमने यहां पर क्या लिखा है, 33+1। जो 33 होता है वो अदर जज होता है और बाकी जो 1 होता है ये CJI होता है। और वर्तमान में जो CJI है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो कौन है, DY चंद्रचूड़। कौन है, DY चंद्रचूड़। और ये 50th नंबर का है। कौन से नंबर का है, 50वें है ये। ठीक है, ये इसके बारे में और थोड़ा सा और इतिहास जान लेते हैं। इनके पिताजी भी क्या थे, ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और लॉन्गेस्ट टाइम तक के लिए मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। DY चंद्रचूड़ पहले बार मुख्य ये बने हैं, लेकिन इनका इतिहास पूरा इनके पूरी तरह से वंश चलता आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट 7 साल तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे इनके पिताजी, जिसका नाम क्या था, YV चंद्रचूड़। और कौन से नंबर के थे वो, 16वें नंबर के थे। मतलब ये 50वें नंबर के हैं और इनके पिताजी 16वें नंबर के थे, 7 साल तक रहे थे। सबसे लंबे टाइम तक का उन्हीं का रिकॉर्ड है, सबसे लंबे टाइम तक रहने का। नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहां पर, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति उनको कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कैसे किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर करते हैं। ये नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से कर देंगे, राष्ट्रपति को पहले सलाह दिया जाएगा। और सलाह दिया जाएगा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा। आपने भी देखा है कि यहाँ पर एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है, तो ये कॉलेजियम में भी यही ग्रुप के लोग होते हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के लोग मिलकर के कॉलेजियम ग्रुप बनाते हैं और उन्हीं से जजों की नियुक्ति होती है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम सरकार को क्या करता है, मतलब राष्ट्रपति को क्या करता है, राष्ट्रपति को निर्देश दे, मतलब जो है सलाह देते हैं और उसके सलाह पर फिर चीफ जस्टिस की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अभी तक तो ये चलता है कि जो वरिष्ठतम है उनको चुना जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो अदर जज, जो अन्य जज है, जो अन्य न्यायाधीश है, उनको कौन नियुक्त करेंगे, उनको भी CJI, मतलब CJI का मतलब क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भी इनकी नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, अब हम और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात कर सकते हैं।
सबसे पहली बात हम इस पे बात करते हैं योग्यताएं। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए उनको। उसके बाद दूसरा योग्यता क्या होना चाहिए? 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज रहा हो। 5 वर्ष तक ये किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या और है या तो ये फुलफिल करे या ये वाला फुलफिल करे। 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो, मतलब किसी भी कोर्ट में उन्होंने 10 वर्षों तक वकालत किया हो और बहुत ज्यादा अनुभव हो, तब जाकर के इनको योग्य माना जाएगा। और क्या हो सकता है? और ये भी या है, या तो ये मिले या ये हो या ये हो, तीनों में से कोई एक होगा तभी जाकर के बन सकते हैं, ठीक है। या क्या होगा? राष्ट्रपति के नजर में एक अच्छा न्यायविद हो, मतलब राष्ट्रपति की नजर में उनको न्याय की बहुत ही ज्यादा जानकारी हो, तब भी इनको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये इसकी बात करते हैं। हटाना हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनकी और प्रक्रियाओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? अपना प्रक्रिया और अभ्यास राष्ट्रपति के निर्देश पर स्वयं करेगा, ठीक है। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपना प्रक्रिया निर्धारित खुद करेगा, अपना प्रक्रिया और अभ्यास खुद ही राष्ट्रपति के निर्देश पर खुद से ही करेगा। दूसरा क्या करेगा कि अन्य मुद्दे में सिंगल और डिविजनल बेंच बैठाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर कोई डिसीजन देना है, जैसे हम अयोध्या की बात कर लेते हैं कि अयोध्या में जब राम मंदिर पर डिसीजन चल रहा था तो वहां पर 7 जजों की टीम बैठी थी। इसी तरह से ये कौन बिठाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट खुद निर्धारित करेंगे और अन्य मुद्दे और सिंगल डिवीजन बेंच खुद बिठाएगा। फैसला कैसे होता है? फैसला बहुमत के आधार पर होता है। वहां पर भी आपने क्या देखा था? 6 और 1 से जो फैसला आया था, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या? फैसला बहुमत के आधार पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 143 में संवैधानिक केस प्लस राष्ट्रपति का निर्देश कम से कम 5 जजों की बेंच बैठेगा, और जो भी 5 जजों की बेंच या उससे अधिक का बेंच होगा, उस बेंच को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक पीठ बोलते हैं। मतलब अगर किसी मामले को 5 जजों के बेंच में या उससे ऊपर जजों के बेंच में अगर हम ट्रांसफर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक पीठ बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसका क्षेत्राधिकार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार की बात करें तो हम पहला बात करते हैं इसका वास्तविक क्षेत्राधिकार। तो वास्तविक क्षेत्राधिकार क्या है? वास्तविक सीधे कोई भी व्यक्ति एससी जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। कहां जा सकते हैं? सीधे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से मामले हो सकते हैं वो जो जाएंगे? एक होगा राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाए। जब राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होगा तब कोई भी व्यक्ति कहां जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा राज्य और राज्य के बीच, मतलब जब 2 अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद होगा तब भी कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अगर जब विवाद होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्या होगी? फैसला होगा। और क्या होगा? और नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार के से संबंधित, अगर मान लेते हैं कि किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो उस मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति धारा 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट संविधान की व्याख्या भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कि संविधान की व्याख्या करेगा कि क्या चीज लिखा हुआ है और उसका क्या अर्थ निकल रहा है, कि मतलब कौन सा जो हमारा जो ढांचा है, हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, ठीक है, उनको प्रभावित नहीं करता। संविधान का कौन सा चीज जो है, जो हमारा मूल ढांचा है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो कौन निर्धारित करेगा? सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। और सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कैसे करेगा? संविधान की व्याख्या करके। तो संविधान की व्याख्या करने की इनकी अधिकार है। दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा तो अपीलीय अधिकार भी है। मतलब कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट से कहां पर करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मान के चलते हैं कि किसी की केस चल रहा है लोअर कोर्ट में। अब लोअर कोर्ट में मान लेते हैं किसी को सजा सुना दिया या कोई उसके डिसीजन से खुश नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर ये एससी में जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन से भी वो संतुष्ट नहीं है,
फिर कहां जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में फिर वो अप्लाई करेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अपीलीय अधिकार, मतलब यहाँ पर कोई भी लोग अपील कर सकता है। और सबसे सर्वोच्च ये होगा, ये जो भी डिसीजन देंगे उस डिसीजन को इन दोनों को मानना पड़ेगा, इन दोनों के लिए वो डिसीजन कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा ये इन दोनों के लिए कानून होगा, लेकिन इनका अपील कहीं नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका कोई भी फैसला आया है, उस फैसले को लेकर के आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमें दोबारा उस पर, हम भी वहां से भी संतुष्ट नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देंगे और उसी निर्णय को आपको लेकर के चलना होगा, उसी निर्णय को मानना होगा, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें देखते हैं कि यह मामला क्या करेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होगा। और क्या होगा, संविधान से संबंधित, अगर कोई संविधान से संबंधित कोई बात होगी कि संविधान से संबंधित है और वो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित कर रहा है या मूल ढांचा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे संबंधित भी क्या कर सकते हैं, यहां पर सुनवाई होगी। सिविल से संबंधित, मतलब जो सिविलियन लोग होते हैं और जैसे सिविल लोग होते हैं, उसके बाद क्रिमिनल होते हैं, इन लोगों से संबंधित भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये याद रखना है कि ये हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ही होता है। ये जो आपका जो तीन है, क्रिमिनल वाला, सिविल वाला और संविधान से संबंधित, तो जो हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसला के विरुद्ध ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वरना हम कोई बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे, बिना बैकग्राउंड के हम वहां नहीं जा सकते। लास्ट वाला क्या है, जैसे विशेष छुट्टी कैसे होगा, जैसे किसी का मान लेते हैं कि विशेष छुट्टी का मतलब किसी को अगर विशेष छुट्टी देना है, जैसे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो काम वाम नहीं कर सकता है, उनको छुट्टी देगा। किसको छोड़ करके, ओनली कोर्ट मार्शल को छोड़ करके, ठीक है। अगर किसी का कोर्ट मार्शल करना है तो उनको छोड़ करके विशेष छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, इसमें एक चीज और भी देखते हैं, कोई भी फैसले के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो बाकी और मिनिस्ट्री का हो, तो हम सीधा कहां कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हम, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्या है हमारा रीट है। रीट हमारा कौन सा होता है, आर्टिकल 32 के तहत होता है। और आर्टिकल 32 के तहत जब होता है तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, HMPC Q। क्या बनाया है, HMPC Q। H फॉर क्या है, हैबियस कॉर्पस, M फॉर क्या है, मैंडेमस, P फॉर क्या है, प्रोहिबिशन, और मतलब हैबियस कॉर्पस हो गया, और उसके बाद क्या है, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन निषेधात्मक हो गया, उसके बाद सर्चरी हो गया, और फिर Q वारंटो, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, HMPCQ। तो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और 5 प्रकार का जो रिट का जो नाम है वो HMPCQ है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं तो आप सर्च करके लिख सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर कम में एडजस्ट किया है। नेक्स्ट है सलाहकारी आर्टिकल 143 के तहत होता है, आर्टिकल 143 के तहत होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ये, ठीक है। किससे, संविधान से संबंधित अगर कोई मामला हो तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि ये संविधान की उल्लंघन करता है, दिक्कत करेगा आगे जाकर के, तो इसलिए सलाह दे सकते हैं। किसी भी समझौते के लिए भी क्या कर सकता है, ये सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति मानने को बाध्य भी नहीं है। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया तो राष्ट्रपति मानेंगे, ये जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है। अभिलेखीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के रूप में भी ये काम करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए कानून होंगे, यहां पर मैंने बता दिया था पहले ही। उसके बाद किसी वकील के दुर्व्यवहार के लिए 6 माह की सजा दे सकती सुप्रीम कोर्ट उसे, और 2000 का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। ये कब प्रावधान हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में 1991 में ये प्रोविजन लाया गया कि अगर कोई भी वकील, कोई भी अधिवक्ता अगर दुर्व्यवहार करता है तो 6 महीने की सजा होगी उन्हें, और 2000 की जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है।
छठा हम देखते हैं कि छठा इनकी कौन सा क्षेत्राधिकार है। तो छठा जो अधिकार है ये न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है किसी चीज का, और अपने निर्णय का भी कम से कम एक बार, मतलब केवल एक बार ही वो रिव्यू कर सकता है, मतलब उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है, दोबारा से देख सकता है। तो इसको पुनर्वलोकन करने का भी क्या है, करने का छूट है। स्वयं के निर्णय को एक बार रिव्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से आर्टिकल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बात होती है, तो यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 में रिट है, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, मतलब 131 से 36 तक कंटिन्यूसली है, मतलब अनुच्छेद 131, आर्टिकल 131 से आर्टिकल 136, 131 टू 136, ठीक है, यहां तक है। उसके बाद 144 हो गया, उसके बाद कितना आ गया, 226 आ गया, और 226 मतलब 226, अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करता है हाई कोर्ट। ये भी याद रखना है आपको कि ये हाई कोर्ट के रिट जारी करने का अनुच्छेद है, ये सब कर सकता है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो ये हमने आपके लिए लिखा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम और देखते हैं यहां पर कि हम देखते हैं कि सैलरी, इसकी सैलरी और भत्ता भारत की जो संचित निधि होता है वहां से आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होता है एडहॉक जज। एडहॉक जज क्या बोलते हैं, ये एडहॉक जज होता है कोरम को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है कि कोरम में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पूरी तरह से उनकी जो संख्या है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोरम में जजों के देखभाल के लिए इनको क्या किया जाता है, जजों के देखभाल के लिए इनको बनाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनको हटाएंगे, हटाने का भी तो प्रावधान होना चाहिए। अभी तक तो आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब मान के चलते हैं कि अगर संविधान की उल्लंघन कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तब उनको क्या कराना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने की हम प्रक्रिया देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो हटाने की प्रक्रिया अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा हटाने के लिए, सबसे पहले संविधान का उल्लंघन करने पर हटा सकते, बैकग्राउंड एक ये बनाएंगे, दुर्व्यवहार के कारण भी हटा सकते। तो ये दो बैकग्राउंड है, दो बैकग्राउंड पर इनको हटाया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हटाएंगे कैसे, लोकसभा भंग होने की स्थिति में एक चीज और देख लेते हैं कि ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले एक जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में जो आया था उसके तहत एक समिति गठन होगी, और उस समिति को गठन करके फिर इनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समिति के सलाह पर इनको हटाया जाएगा। अब संसद के समिति में होगा कौन कौन, तो देख लेते हैं। संसद के समिति में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे, या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो होंगे। और क्या होगा, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो होगा इस समिति में। और कौन होगा, और होगा संविधान के विशेषज्ञ, मतलब संविधान जानने के लिए जो बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा जानकार है, उनको शामिल कर सकते हैं। तो मतलब 3 व्यक्ति को मिला करके एक समिति बनेगी, और उस समिति के आधार पर इसको लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कराया जाएगा 2/3, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का जितना कुल सदस्य है उन कुल सदस्यों में 2/3 बहुमत इनको आना चाहिए। 2/3 बहुमत अगर आएगा लोकसभा और राज्यसभा में, तब ये इनको हटा सकते हैं, और जब ये पारित हो जाएगा तब इन पर महाभियोग लागू हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जो हर जगह नहीं होता है। कहां पर, हर जगह नहीं होता है। जब हर जगह नहीं होता तो ये आपको याद रखना है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। लोकसभा भंग होने के स्थिति में भी महाभियोग एज इट इज चलता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा कि लोकसभा भंग हो गया तो क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज को मुख्य न्यायाधीश को हम हटाएंगे नहीं, वो महाभियोग चलता रहेगा। और महाभियोग चलता रहेगा वो सारे लोग जब तक नए लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उन पर काम चलाते रहेंगे, उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। क्यों, क्योंकि हमने सारे इंफॉर्मेशन जो भी आपको क्वेश्चन जहां से आ सकता था हमने हर चीज को शामिल कर दिया, और ये पूरा यूपीएससी के प्रीलिम्स में इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार अगर आप देखते हैं
और तीन चार बार अगर आप देख करके रिवाइज कर लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ जब हम साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इनपुट होता है, बहुत ही ज्यादा वो चीजें क्या होती है कि बाद में जब हम उसको एक बार पढ़ेंगे तो हमारे रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम हाथ से किसी चीज को लिखते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि जब तक आप सुनोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, और जब तक आप लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और इसको पूरी तरह से नोट्स बनाना है और फिर पढ़ना है। इससे बाहर आपका यूपीएससी में भी एग्जाम इससे बाहर नहीं जाए। यूपीएससी को पूरा कवर करके ध्यान में रख करके बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसको अगर इस तरह से आप रिवाइज करते तो इन्हीं डाटा के साथ आप मेंस का आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप वहां पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद था आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और फिर हम और भी इस तरह से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे।